नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने LCA तेजस फाइटर जेट को लोकली डेवलप किया है और साथ ही दोस्तों हमने एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा को भी डेवलप किया है। लेकिन क्यों इंडिया ने डिसाइड किया है कि रशियन एयर टू एयर मिसाइल LCA तेजस के ऊपर सीमित रखी जाएगी और साथ ही इसके वेपन सिस्टम के लिए क्या प्लानिंग है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 2001 के अंदर जब LCA तेजस का सफल परीक्षण किया गया था तो उसके बाद में समय आ गया था कि इसके लिए एयर टू एयर मिसाइल को प्लान किया जाए और वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से होना था। और दोस्तों उस समय इंडियन एयरफोर्स के कार्ड पे थी रशियन डेवलप्ड शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड मिसाइल और इसके लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो इस मिसाइल का था रशिया से, उसकी भी मदद की जरूरत थी इसे इंटीग्रेट करने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों और ज्यादा मॉडर्न बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का भी ध्यान रखा जा रहा था, क्योंकि उस समय दुनिया की एयरफोर्स इसी तरह के मिसाइल्स को अपने फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट कर रही थी। और उस समय दोस्तों फिर ADA और साथ ही HAL की वेपन एक्सपर्टाइज टीम को मॉस्को भेजा गया 2001 के अंदर, और उन्हें उम्मीद थी कि एक लेंथी प्रक्रिया होगी, नेगोशिएशन होगी, लेकिन रशिया मान जाएगा। लेकिन दोस्तों रशियन OEM ने मना कर दिया इसे इंटीग्रेट करने के लिए तेजस फाइटर जेट के साथ में। 2 हफ्ते तक बातचीत चली, लेकिन दोस्तों उन्होंने मिसाइल का सोर्स कोड देने से मना कर दिया और वे ये कहते रहे कि एक रशियन डेवलप्ड ऑनबोर्ड सिस्टम इसके ऊपर लगाया जा सकता है जो मिसाइल के साथ में कम्युनिकेट करेगा, हम सोर्स कोड इसके लिए आपको नहीं देंगे। और उसके बाद दोस्तों इंडिया की टीम वापस आ गई और नवंबर मंथ के अंदर उन्होंने रशिया की टीम को वापस बुलाया। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर थे वे इंडिया आए, उन्होंने आगे बात की, लेकिन उनका नजरिया वही रहा और उन्होंने हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। और फिर दोस्तों 2002 के अंदर फिर इंडियन टीम रशिया गई, वहां उनसे बात हुई, थोड़ी सी बात सही तरीके से आगे बढ़ने भी लगी, लेकिन फाइनली दोस्तों हमें और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। और इंडियन टीम को यह भी पता चला कि ये रशियन कंपनी जो इस मिसाइल के लिए जिम्मेवार है किसी भी तरह की कमर्शियल डील नहीं कर सकती। इसके लिए जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल एजेंसी है रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, जो इसके एक्सपोर्ट को देखती है, उसी से इजाजत लेनी पड़ेगी। और उसके बाद दोस्तों जब रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ में बात हुई तो ये बात सिरे चढ़ती दिखी, ऐसा लगा कि अब वो मान जाएगी, लेकिन उन्होंने प्राइस इतने ज्यादा हाई कर दिए कि इंडियन टीम को वापस लौटना पड़ा। और दोस्तों फिर इसके बाद ऐसा समय आ गया कि अब इंडियन एयरफोर्स ये कहने लगी कि LCA तेजस के साथ हमें नए वेरिएंट की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और साथ ही बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो रशियन ओरिजिन ही है ये चाहिए, और इसके लिए दोबारा से बातचीत स्टार्ट करनी पड़ेगी। और 2005 के अंदर दोस्तों फिर से रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ में बातचीत हुई, लेकिन ये भी कहीं नहीं पहुंची। और दोस्तों उसके बाद में इंडियन टीम के मन में ये आने लगा कि अब हमें बिना रशियन OEM या फिर टेक्नीशियन के ही कोई नया रास्ता चुनना होगा। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये दिमाग में रखा गया। और दोस्तों 2010 के अंदर तेजस ने पहली बार रशियन मैन्युफैक्चर्ड R-73 एयर टू एयर क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को टेस्ट फायर किया। इसके लिए इंडिया को अपने ही सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके लिए डिजिटल स्टोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ऑन बोर्ड था और साथ ही ओपन आर्किटेक्चर मिशन और डिस्प्ले कंप्यूटर को सफलतापूर्वक इन हाउस ही टेस्ट करना पड़ा। और इसके लिए ADA को बहुत ज्यादा बिना रशिया की मदद के स्टडी करनी पड़ी और साथ ही बहुत सा डेटा भी कलेक्ट करना पड़ा ताकि इस फाइटर जेट के साथ में इसे टेस्ट किया जा सके। और दोस्तों काफी लंबी मशक्कत के बाद में, कई बार टेस्ट करने के बाद में फाइनली इसे ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया LCA तेजस के साथ में। और दोस्तों इसके अलावा जो बियॉन्ड विजुअल रेंज रशिया की ही मिसाइल थी R-77, उसके लिए ADA ने कोई एफर्ट नहीं किया और उसकी तुलना में हमने इसराइली डर्बी 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को चुन लिया। और साथ ही चूंकि दोस्तों ADA काफी मेहनत कर चुकी थी, इसे सिस्टम समझ में आ चुका था, तो इसीलिए दोस्तों इसने एक सेकेंडरी क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को भी चुना जो कि दोस्तों इसराइली कंपनी राफेल की ही थी, जिसका नाम पाइथन 5 मिसाइल था। हालांकि दोस्तों पाइथन 5 मिसाइल के अंदर भी बहुत से ट्रायल फेल हुए और इसका सिंपल सा रीजन था कि ये सेफ्टी रिक्वायरमेंट को नहीं छू पाती थी, यानी कि इसके अंदर इन फ्लाइट वाइब्रेशन हो रही थी और वो बहुत ज्यादा थी। और इसके लिए इसराइली राफेल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को बोला भी था कि इसके डिजाइन के अंदर इश्यू है, लेकिन ये अभी भी पेंडिंग है। और उसके बाद दोस्तों MBDA ने भी अपनी एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि SRAM का ऑफर हमें दिया विद इन विजुअल रेंज के लिए, लेकिन इसके ऊपर अभी IAF ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि राफेल अभी भी काम कर रही है पाइथन 5 मिसाइल को मॉडिफाई करने का। तो दोस्तों ये एक कारण है कि रशियन मिसाइल को रखा गया, क्योंकि इसके ऊपर हमने काफी स्टडी कर ली थी और उस समय हम रशियन वेपन सिस्टम पर ही ज्यादातर निर्भर रहते थे।
और अभी दोस्तों इंडिया बहुत कुछ सीख चुका है। आपको बता दें कि अस्त्रा MK1 सफल हो चुकी है तेजस MK1A के साथ में, और साथ ही दोस्तों अस्त्रा MK2 और MK3 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों DRDO को एक और भी टास्क दिया गया है, इसी का एक इंफ्रारेड वर्जन विकसित करने के लिए, जो कि दोस्तों शॉर्ट रेंज के अंदर होगा। और साथ ही दोस्तों एक नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को भी DRDO डेवलप करेगा। और आने वाले समय में हमें ना MBDA की, ना इजराइल की, ना ही रशिया की किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी और इंडिया आत्मनिर्भर हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।